हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हमारा चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे थे मेवाड़ वंश। और मेवाड़ वंश में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कुंभा के बारे में। कुंभा के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था और उनके जो युद्ध अभियान थे उनके बारे में भी क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। आज हम वहाँ से आगे की जो स्टोरी है उसको समझेंगे, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बड़े आराम से आपको ये लेक्चर सुनना है, समझना है। देखिए आगे क्या होता है। आगे इस लेक्चर में हम किसके बारे में समझेंगे, इनके पुत्रों के बारे में बात करेंगे और इस वंश के सामने जो संकट खड़ा होता है उस संकट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कुंभा जो होता है, तो कुंभा को अंतिम समय में जाकर एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम था उन्माद रोग। और उन्माद रोग हो जाने के बाद उनको जो है एक महल में डाल दिया जाता है और महल में डालने के बाद जब वो लंबे समय तक उस रोग से बाहर नहीं निकलते तो राज्य व्यवस्था प्राप्त करने के लिए जो ऊदा होता है वो क्या कर देता है, उनकी हत्या कर देता है। इसलिए ऊदा को क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। जब ऊदा अपने पिता की हत्या कर देता है तो हत्या करने के पश्चात जो राजपाट है वो स्वयं धारण कर लेता है। अब हम यहाँ से आगे की जो स्टोरी है वो समझेंगे। तो आपको लिखना है कौन, ऊदा, क्योंकि कुंभा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और आज जो है वो हम समझने वाले हैं कहाँ से, ऊदा से आगे का जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए जो ऊदा था वो किसका पुत्र था, कुंभा का पुत्र था। किसका पुत्र था, कुंभा का पुत्र था। ठीक है, अब ऊदा ने कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। कुंभा की हत्या कर दी, हत्या कर दी और स्वयं जो है वो गद्दी धारण कर लेता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। अब देखिए ऊदा के अलावा इसका एक और पुत्र था जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था, कुंभा का एक तो ऊदा पुत्र था और ऊदा के अलावा इसका एक और पुत्र था जिसका नाम था रायमल। अब देखिए इसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। तो उसके बाद जो वहाँ की जनता होती है वो विद्रोह कर देती है और ये कहती है कि जिसने अपने पिता की हत्या कर दी वो कैसे मेवाड़ का क्या बन सकता है, शासक बन सकता है। तो ऊदा जो है वो केवल 1468 से लेके और 1471 तक सत्ता में रहता है। और ऐसा बताते हैं कि जो ऊदा है इसकी बिजली गिरने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। कौन सी बिजली, आकाशीय बिजली गिरने के कारण ऊदा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आकाशीय बिजली गिरने के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण ऊदा की मृत्यु हो जाती है। ऊदा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊदा की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है, आकाशीय बिजली गिरने के कारण। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी क्या बनवा दी जाती है, छतरी बनवा दी जाती है। कहाँ, मामा देव जो कुंड है वहां पर इसकी छतरी बनवा दी जाती है। तो लिखना है मामा देव कुंड। देखिए इस मामा देव कुंड के पास ही किसकी छतरी है, कुंभा की भी छतरी है। ठीक है, याद रखना है, कुंभा की छतरी याद रखना है कि मामा देव कुंड के पास ही किसकी और छतरी बनी हुई है। तो मामा देव कुंड के पास कुंभा की जो छतरी है वो भी स्थित है।
ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में जो कुंभा रहा था वो कहाँ रहा था, मामादेव कुंड, जो मामादेव महल है इसी में इसको रखा गया था और यहीं इसकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पर कुंभा की भी क्या है, छतरी बनी हुई है। अब देखिए अगला जो शासक बनता है, अगला जो शासक बनता है वो अगला शासक कौन सा बनता है, तो अगला जो शासक बनता है वो बनता है रायमल। ठीक है, रायमल। अब इसने 1468 से लेके और 1771 से शासन किया था और इसने 1471 से लेके और 1509 तक, 1471 से लेके 1509 तक इसने क्या किया था, शासन किया था। अब इसके दौरान रायमल जो होता है इससे संबंधित आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, क्योंकि जो होगा इसके पुत्र द्वारा होगा, तो इसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए गए थे, वो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। और इन निर्माण कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो इसके द्वारा काम किया गया था वो किया गया था एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण, एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ये वही एकलिंग जी का मंदिर था जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बप्पा रावल के द्वारा कराया गया था। उसी का इसके द्वारा क्या कराया जाता है, उसी का इसके द्वारा पुनर्निर्माण कराया जाता है। अब देखिए जो रायमल है, इस रायमल के साथ विवाह किसने किया था, तो रायमल के साथ जो विवाह किया था वो श्रृंगार देवी ने किया था। ये किसकी पुत्री थी, राव जोधा की पुत्री थी। आप लोगों को ये मालूम है कि आवल बावल की संधि के तहत इनका विवाह क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। ठीक है, कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ विवाह करने की जो बात हुई थी, तो वो आपको याद रखना है। तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या था, श्रृंगार देवी। क्या नाम था, श्रृंगार देवी, लिख लीजिए, श्रृंगार देवी। अब श्रृंगार देवी और रायमल के विवाह के बाद इनसे 4 पुत्र पैदा होते हैं। इनसे 4 पुत्र जो हैं वो पैदा होते हैं। कौन कौन से पुत्र पैदा होते हैं, तो सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो होता है पृथ्वीराज सिसोदिया। सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था वो था पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद जयसिंह, उसके बाद जयदेव और उसके बाद जो हुआ था यानी कि सबसे छोटा जो था उसका नाम था सांगा यानी कि संग्राम सिंह। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पुत्र होते हैं। एक का नाम था पृथ्वीराज, दूसरे का नाम था जयसिंह, तीसरे का नाम था जयदेव और चौथे का नाम था सांगा। अब ये जो चारों थे, इनके संबंध में रायमल जो होता है वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता अपनी मृत्यु से पहले कि इनमें से कौन सा जो है वो शासक बनेगा। ठीक है, ऐसा बताते हैं, एक लोकोक्ति है, कहावत है, सही है या नहीं है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन बताते हैं कि ये जो चारों हैं किसी ज्योतिष या किसी पुजारी या किसी हस्तरेखा जानने वाले व्यक्ति के पास ये गए थे। तो ऐसा भी कई किताबों में लिखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि किसी पुजारी के पास ये गए थे, लेकिन किसी के पास गए थे। अब इतिहासकारों ने अपने अनुसार लोगों के नाम बदल दिए हैं। तो इन्होंने चारों भाइयों ने पूछा जाके, और इनकी एक बहन और थी जिसका नाम था आनंदी। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आनंदी। ठीक है, अब देखो, और इस जो आनंदी जो बहन थी इनका विवाह कहाँ हुआ था, सिरोही में हुआ था। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो चारों भाई थे, ये एक जो हस्तरेखा देखने वाला होता है उनके पास चले गए और पूछा कि देखते हैं कि किसके भाग्य में जो है सिंहासन लिखा है। अब उसने एक एक करके सबके जो है हाथ देखे, पृथ्वीराज का देखा, जयसिंह का देखा, जयदेव तो नालायक था, और सांगा। अब इस संदर्भ में यह बात सुनने को मिलती है कि उसने सभी से इनकार कर दिया कि तुम्हारे भाग्य में क्या नहीं है, राजयोग नहीं है, और सांगा के हाथ को देखकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, राजयोग है। अब जब यह बात सबसे बुरी लगी पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज इसके पीछे तलवार लेकर भागता है, और ऐसा बताते हैं
कि पहला संघर्ष जो है सांगा और पृथ्वीराज के मध्य वही हो जाता है, और जिसमें इस संघर्ष में जो सांगा है इसकी एक आंख जो होती है वो फूट जाती है, और जो प्रथम घाव लगता है वो सांगा को इसी स्थान पर लगता है। ठीक है, तो ये कहावत है आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि ऐसा भी कहा गया है, ऐसी भी घटना इनके मध्य में हुई थी। उसके बाद सांगा जो होता है वो वहां से भाग जाता है और भाग के अजमेर के जंगलों में चला जाता है, अजमेर के जंगलों में। कहां चला जाता है, ये भागकर अजमेर के जो जंगल हैं उनमें चला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपने कर लिया क्या, बताइए, ये आपने उतार लिया क्या? चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए अब आगे क्या होता है, तो आपको यह बात लिखनी है कि सांगा भागकर अजमेर के जंगलों में चला जाता है, क्या हो जाता है, चला जाता है। अब अजमेर के जंगलों में क्या करेगा, यानी कि किसकी शरण में चला गया था, तो उस समय ये जो है वहां पर अजमेर के जंगलों में चला गया, और अजमेर के जंगलों में बताते हैं कि इसकी जो वहां पर जाकर मदद की थी, यानी कि इसकी जो हेल्प की थी, उस समय पंबर चंद यानी कि चंद्र पवार था, इसके द्वारा इसकी क्या की गई थी, हेल्प की गई थी। ठीक है, तो पंबर चंद्र पवार के द्वारा वहां पर इसकी क्या की गई थी, हेल्प की गई थी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये वहीं पर रहता है, और पृथ्वीराज इधर देखिए, पृथ्वीराज ने क्या किया, पृथ्वीराज शिशोदिया ने क्या किया, तो पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी की स्मृति में अजय मेरू जो दुर्ग है, उस अजय मेरू दुर्ग के चारों ओर क्या किया, एक परकोटे का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, एक परकोटे का निर्माण कराया। ठीक है, पृथ्वीराज ने अजय मेरू दुर्ग के चारों ओर अपनी पत्नी की स्मृति में निर्माण कराया। ठीक है, तो पृथ्वीराज ने अजय मेरू दुर्ग है, इसके चारों ओर अपनी पत्नी की स्मृति में क्या कराया, निर्माण जो है वो कराता है। अब जब इसके द्वारा निर्माण करा दिया जाता है, तो ऐसा बताते हैं कि ये जो पृथ्वीराज है ये बहुत तेज क्या किया करता था, जो घुड़सवारी है वो किया करता था, इसलिए इसको इतिहास में उड़ता हुआ राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो उड़ता हुआ राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लेना, पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में
उड़ता हुआ राजकुमार। कैसा राजकुमार? उड़ता हुआ राजकुमार भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में क्या कहा जाता है? इतिहास में उड़ता हुआ राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास में उड़ता हुआ राजकुमार भी कहा जाता है। अब देखिए, ये पृथ्वीराज सिसोदिया जो होता है, अब मैंने आपको बताया था कि इनकी एक बहन थी जिसका नाम आनंदी था। आनंदी का जो विवाह है वो सिरोही में, लिखिए, आनंदी का विवाह सिरोही में जगमाल देवड़ा के साथ किया गया। जगमाल देवड़ा के साथ किया गया। ठीक है, जगमाल जो देवड़ा है इसके साथ जो है विवाह किया जाता है। और जगमाल देवड़ा के साथ विवाह कर देने के बाद कुछ समय बाद ऐसा बताते हैं कि दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। और जब दोनों के मध्य विवाद हो जाता है तो इस विवाद को सुलझाने के लिए पृथ्वीराज सिसोदिया वहां जाता है। और दोनों में वहां जाकर किस में, जगमाल देवड़ा और पृथ्वीराज सिसोदिया जो होता है, इन दोनों में कहासुनी हो जाती है। और उस कहासुनी के बाद जब ये लौट रहा था तो इसको जो खाना खिलाया गया, उस खाने में जगमाल देवड़ा ने क्या मिलवा दिया? जहर मिलवा दिया। और जहर खाने के बाद जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, ये जब लौट रहा था तो इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ हो जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचते ही, यानी कि वहां से लौट के आया था तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इसकी मृत्यु हो गई। कुंभलगढ़ दुर्ग में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किससे हो गई? जहर से। जहर किसने दिया? जगमाल देवड़ा के द्वारा जहर जो है वो दिया जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जो जहर दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जहर दिया गया जगमाल देवड़ा के द्वारा। अब देखिए, इधर कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज की मृत्यु जो है वो हो जाती है। और पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जंगलों में कौन छुपा हुआ था? तो जंगलों में जो छुपा हुआ था कौन? सांगा। और सांगा जो होता है वो निकलकर बाहर आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, आप लोग इसको उतार लीजिए। उसके बाद जो आगे का जो है हम समझेंगे जल्दी से, फटाक से। इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, इसके बाद हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जो आगे जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा सांगा। देखिए, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा का जो जन्म हुआ था वो अप्रैल 1482 को हुआ था। कहां पे हुआ था? इसका जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1482 को। ठीक है, कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका क्या होता है? जन्म होता है। अब इसको जो शरण प्रदान की गई थी वो पंबार के द्वारा अजमेर में प्रदान की गई थी। लेकिन संग्राम सिंह जो होता है, जो सांगा होता है, वो पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु के बाद वापस लौट आता है। और वापस लौटकर यहाँ पर गद्दी धारण कर लेता है। तो इसको रावल की जो उपाधि दी थी, इसकी रावल की उपाधि, किसकी उपाधि? रावल की जो उपाधि दी थी वो उसी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, पवार के द्वारा ही इसको रावल की उपाधि दी गई थी।
इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इनको सैनिक भग्न अंश की जो है उपाधि दी गई है, टाइटल दिया गया है, सैनिक भग्न अवशेष। यह बात है, इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जो है वो सैनिकों के जो सैनिक हैं उनके क्या थे? अवशेष थे, यानी कि उन जैसे गुण थे, उन जैसी प्रतिभा है वो इनके अंदर छिपी हुई थी। इसके अलावा और जो इनको जो उपाधियां प्रदान की गई थी, और जो इनको उपाधि प्रदान की गई थी वो 2 उपाधि बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है हिंदूपथ। क्या है? हिंदूपथ। और एक जो उपाधि मिलती है वो मिलती है हिंदूपति की। ठीक है, तो हिंदूपथ और हिंदूपति की जो उपाधियां हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हैं, और इतिहासकारों के द्वारा इन उपाधियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो सांगा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनके बारे में एक बात ये भी बोली गई है कि इनके शरीर में कितने घाव थे? इनके शरीर में 80 घाव थे। ठीक है, तो इनके शरीर में 80 घाव थे। ठीक है, इनके शरीर में कितने घाव थे? तो इनके शरीर में 80 घाव थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनके अगर हम सैनिक अभियानों की बात करें, किसकी बात करें? सैनिक अभियानों की बात करें तो इनके द्वारा मालवा पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। और मालवा पर आक्रमण जो है वो किसके समय किया गया? मालवा पर आक्रमण। अब जो इनके समय पर जो आक्रमण हुआ था वो मालवा का शासक उस समय कौन था? महमूद सेकंड था, यानी कि महमूद द्वितीय था। तो महमूद द्वितीय पर आक्रमण किया गया था और इनके द्वारा गुजरात के ऊपर भी आक्रमण किया गया था। गुजरात में उस समय जो शासक था वो मुजफ्फर था। ठीक है, तो मुजफ्फर शाह जो होता है उस पर भी आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। इनके मध्य आक्रमणों के कुछ कारण थे, कुछ उद्देश्य थे। वो उद्देश्य क्या क्या थे वो देखिए। तो मालवा के ऊपर आक्रमण हुआ, और दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था? गुजरात के ऊपर हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो मालवा पर आक्रमण हुआ था वो महमूद यहाँ का क्या था? शासक था। पूरा नाम क्या था? महमूद खिलजी सेकंड। और जो गुजरात का शासक मैंने अभी बताया कौन था? मुजफ्फर शाह। तो मालवा के आक्रमण और गुजरात पर जो आक्रमण होता है, इन दोनों आक्रमण में इनको क्या कर देता है? ये परास्त कर देता है। अब ये दोनों क्या करते हैं बाद में? महमूद खिलजी सेकंड और जो मुजफ्फर शाह है, ये दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि हम क्या करें? मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दें। तो इन दोनों ने मिलकर गागरोन के दुर्ग के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन तो तीसरा जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, वो किसके ऊपर हुआ था? गागरोन के ऊपर। गागरोन या झालावाड़, जो कि वहीं पे है। यह आक्रमण कब किया गया? यह आक्रमण 1519 में किया गया। ठीक है, यह आक्रमण कब हुआ? यह आक्रमण 1519 में किया गया था। और इसमें किसकी जो जीत हुई थी? इसमें सांगा की जीत हुई थी। ठीक है, और दोनों की क्या हुई थी? इनकी महमूद खिलजी सेकंड और मुजफ्फर शाह की हार हुई थी। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है कि गागरोड़ का जो युद्ध है इसमें इन दोनों की हार होती है। इसके अलावा इसके द्वारा कुछ युद्ध और लड़े गए थे। इसके द्वारा कुछ जो युद्ध हैं वो और लड़े गए थे। उन युद्धों में कुछ नाम आते हैं, जैसे खातौली का युद्ध, और एक पड़ता है बांडी का युद्ध। खातौली और बांडी, ये जो दोनों के दोनों युद्ध हैं, ये किसके विरुद्ध लड़े गए थे?
ये इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़े गए थे। इब्राहिम लोदी बरस सांगा, और सांगा ने इसको क्या किया था, परास्त किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सांगा के जब युद्ध अभियान आते हैं तो उन युद्ध अभियानों में सबसे पहले मालवा के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद गागरोन, और गागरोन के बाद जो आक्रमण हुआ क्या गया, खातौली का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, 1517 में, और इसी के एक साल बाद बांडी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1518 में। अब देखिए दो प्रसिद्ध युद्ध और बचे हैं, एक बयाना का होता है और एक जो वर्ड फेमस है, कौन सा, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो एक जो है वो बयाना का युद्ध और एक जो है वो है खानवा का। इस बयाना का दुर्ग में किसकी जीत होती है, सांगा की जीत होती है, और ये जो खानवा का युद्ध हुआ था 1500, ये दोनों 27 की बात चल रही है। तो इस युद्ध में जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, मुगल बादशाह बाबर की इस युद्ध में जीत होती है। ये युद्ध बड़ा ही भयानक युद्ध जो है वो उस समय लड़ा गया था। ठीक है, तो एक बार वापिस से समझ लीजिए, राणा सांगा 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग में 82 में इसका क्या होता है, जन्म होता है। ये रावल की उपाधि इस जो पवार के द्वारा दी गई थी, कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक भग्नम रिसर्च के रूप में संबोधित किया है। इसकी उपाधि हिंदूपथ और हिंदूपति की उपाधियां के नाम से इतिहासकार इनको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इनके शरीर में 80 घाव थे। सैनिक अभियान और इनके मालवा पर आक्रमण हुआ था महमूद खिलजी सेकंड। इसके समय की एक घटना और थी, जो क्षेत्र पड़ता है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, जो चंदेरी क्षेत्र पड़ता है। तो पहले चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने क्या किया, महमूद खिलजी सेकंड्स को कर देने से मना कर दिया और उसको पैसे देने से मना कर दिया, उसकी बात मानने से मना कर दिया। तो उसने क्या किया, मुजफ्फर शाह के सहयोग से उसके ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, और मेदिनी राय ने सांगा से मदद मांगी थी और सांगा ने मेदिनी राय की मदद की और मेदिनी राय को जो सैनिक सहायता है वो उपलब्ध कराई थी। इस प्रकार चंदेरी जो होता है उसके साथ गागरोन का क्षेत्र जो है वो भी किसको दे दिया था, मेदिनी राय को सांगा ने दे दिया था। इसके अलावा एक क्षेत्र पड़ता है मारवाड़ के नीचे, जैसे ये जो ये पड़ गया मेवाड़, ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका मेवाड़, और ये क्षेत्र जो पड़ता है वो पड़ता है गुजरात। अब देखिए गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह था। तो यहाँ पर इस जगह पर पड़ता है एक राज्य ईडर, कौन सा पड़ता है, ईडर पड़ता है, और ईडर के जो शासक था उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों के मध्य में संघर्ष हो जाता है। तो एक पुत्र था उनमें से जिसका नाम था बारमल। ठीक है, ये बारमल जो होता है मेवाड़ के शासक राणा सांगा से मदद मांगता है और ये कहता है कि हमारी मदद करो। तो बारमल की मदद करता है कौन, सांगा, और इस प्रकार से ये जो ईडर का राज्य है ये भी मेवाड़ में क्या होता है, मिल जाता है। तो इस प्रकार मेदिनी राय और बारमल का भी सहयोग जो है वो सांगा को प्राप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम खानवा के युद्ध के बारे में और विस्तृत चर्चा जो है वो करेंगे, और इस युद्ध के बारे में जितनी भी फैक्टें हैं, जितने भी शासक जो हैं वो मारवाड़ मेवाड़ के इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सांगा ने एक छत्र के नीचे सभी शासकों को इकट्ठे करने का जो प्रयास है इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपको कैसा लगा लेक्चर। तो अपनी प्रतिक्रिया दें और आप लोग अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।